नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यानी कि जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा यानी कि नाइटिक एनर्जी नहीं है? बताने है दोस्तों कि इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नाइटिक एनर्जी नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे खींचा हुआ धनुष में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खींचा हुआ धनुष में दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं होता है, नाइटिक एनर्जी नहीं होता है। आप लोग याद रखेंगे। इसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और ऊपर उठा हुआ हथौड़ा, ये तीनों में क्या होती है दोस्तों? तीनों में गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन खींचे हुए धनुष में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू फ्यूज तार का होता है। दोस्तों बतानी है कि जो घरेलू फ्यूज होता है उसका जो तार है वो किस प्रकार का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे निम्न गलनांक का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घरेलू फ्यूज का जो तार होता है दोस्तों वो होता है निम्न गलनांक। यानी कि दोस्तों जब भी कोई हादसा होता है, घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी होता है, तो जो फ्यूज है वो क्या करता है? बड़े हादसे होने से बचा लेता है। यानी कि दोस्तों निम्न गलनांक होता है, वो क्या करता है दोस्तों? बिजली के संपर्क को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निम्न गलनांक। घरेलू फ्यूज तार का क्या होता है? निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च से क्या संबंधित है? दोस्तों स्टार्च से आप लोग याद रखेंगे ग्लूकोज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की वजह से होती है? दोस्तों बतानी है कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन ई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन ई। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन ई का केमिकल नाम क्या होता है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज आप लोग याद रखेंगे फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक ने 1911 ईस्वी में। आप सभी याद रखेंगे। बाकी दोस्तों चलिए विकल्पों पर भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए में क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर से आप लोग याद रखेंगे इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी कि रक्त समूह की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है ऑप्शन सी में हनीमैन। तो हनीमैन को दोस्तों फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है, यानी कि होम्योपैथिक का जनक कहा जाता है। उसके बाद है ऑप्शन डी में लिवेन हॉक। इन्हें दोस्तों सूक्ष्म जीवों की खोज का श्रेय दिया जाता है। आशा करते हैं बाकी विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो किए थे फंक ने 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को और अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ। देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक। बताने कि प्राकृतिक रबर को और अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों उसमें सल्फर मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक रबर यानी कि दोस्तों लेटेक्स। लेटेक्स मतलब प्राकृतिक रबर होता है। दोस्तों लेटेक्स में इसे और अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए इसमें दोस्तों क्या मिला दिया जाता है? सल्फर को मिला दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर को और अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए, इलास्टिक बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे संगमरमर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग याद रखेंगे CaCO3। जी हाँ दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। और दोस्तों यह एक तत्व नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। यह क्या है? यह एक यौगिक है। आप लोग याद रखेंगे संगमरमर क्या है दोस्तों? संगमरमर एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संगमरमर। बाकी दोस्तों जो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में क्लोरीन और ऑप्शन सी में सिलिकॉन। ये तीनों क्या है? ये तीनों तत्व है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में संगमरमर क्या है? ये क्या है? यौगिक है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों बताने कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, जिससे कि दोस्तों जो फायर फाइटर होते हैं वो उसे पहन करके आग बुझाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे एस्बेस्टॉस से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों एस्बेस्टॉस से बनाया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे एस्बेस्टॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है। दोस्तों बतानी है कि सामान्यतः जो नाइक्रोम है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आप लोग याद रखेंगे उष्मक की कुंडली बनाने में। जी हाँ दोस्तों, उष्मक अर्थात हीटर में। हीटर में दोस्तों नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उष्मक का कहने का मतलब है दोस्तों हीटर। हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, केमिकल चेंजेस नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पानी का भाप में बदलना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पानी का भाप में बदलना, ये क्या है दोस्तों? ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आप लोग याद रखेंगे पानी का भाप में बदलना, ये क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि दोस्तों फिजिकल चेंजेस है। बाकी ऑप्शन ए में है लोहे में जंग लगना, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। और लकड़ी से कोयला बनना, ये तीनों क्या है? ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों पानी का भाप में बदलना ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को छोटे से वर्ड में बता देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के जो रूप होता है, रंग होता है, गुण होता है, ये हमेशा के लिए बदल जाता है। आप सभी याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों क्या होता है? रूप, रंग, गुण हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे कि आप लोग याद रखेंगे लोहे में जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना यानी कि जब लोहे में जंग लग जाएगा तो फिर से वो हमें वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद है दूध से दही बनना। बिल्कुल दोस्तों, अगर दूध से दही बन जाता है तो हम लोग फिर वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं। अतः यह हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लकड़ी से कोयला बनना, बिल्कुल दोस्तों लकड़ी से कोयला बनना ये भी दोस्तों क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी से कोयला बनना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोस्तों हम लोग वापस कोयला से फिर लकड़ी नहीं बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों पानी का भाप में बदलना ये क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि दोस्तों वैसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण कुछ ही समय के लिए परिवर्तित होता है तथा वह पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिस परिवर्तन में दोस्तों वापस उसे नहीं बदला जा सके, यानी कि दोस्तों वो उसका गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। आशा करते हैं आप सभी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पानी का भाप में बदलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस के होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारे का अयस्क है
इनमें से कौन सा पारे का अयस्क है? तो आप लोग याद रखेंगे सिनेबार। जी हाँ दोस्तों, सिनेबार क्या है? पारे का अयस्क है। इसका अणु सूत्र आप लोग याद रखेंगे, वो होता है HgS। जी हाँ दोस्तों, सिनेबार जो कि पारे का अयस्क है, इसका सूत्र होता है HgS। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों बताने कि इनमें से किसे पानी में घोलने पर क्या होता है? जिप्सम में बदल जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर दोस्तों जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? दोस्तों बताने कि भारत का एकमात्र कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो क्या है? पूरी तरह से स्वदेशी है। तो आप लोग याद रखेंगे कलपक्कम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का दोस्तों एकमात्र परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो कि पूर्णतः स्वदेशी है। तो ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे कलपक्कम। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां हैं, कहां स्थित है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मौन घाटी जो कि दोस्तों जहां पे क्या है? पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। कहां पे? मौन घाटी में। आप सभी याद रखेंगे कहां है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और यहाँ पे दोस्तों पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी केरल। विशेषता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां हैं। कहाँ पर? मौन घाटी में, यानी कि साइलेंट वैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार की खाद है? तो आप लोग याद रखेंगे केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। जी हाँ दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार की खाद है? तो दोस्तों केंचुओं के द्वारा उत्पादित किया गया एक जैविक खाद है वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करने वाला जीवाणु है। दोस्तों प्रश्न है कि डेयरी के जो दूध होता है या पादप के जितने भी पदार्थ होते हैं, उनका किण्वन फर्मेंटेशन करने वाला कौन सा जीवाणु है? तो आप लोग याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो दही होता है, दही में दोस्तों यही जीवाणु पाया जाता है, यानी कि फर्मेंटेशन के बाद यही जीवाणु उसमें मौजूद हो जाता है। कौन सा? जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों क्लोरीन जो है, इसे इसका कोई भी संबंध उर्वरक से नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरीन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। बाकी दोस्तों नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस ये तीनों उर्वरक में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकरण द्वारा बदला जाता है? दोस्तों बताने कि जो खाद्य तेल है उसको वनस्पति घी में, यानी कि दोस्तों डालडा में किस प्रकरण के द्वारा बदला जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजनीकरण प्रकरण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। खाद्य तेलों को दोस्तों वनस्पति घी में किस प्रकरण के द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रकरण के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाला मनुष्य प्रदूषण के शिकार होते हैं, उनके शरीर का सबसे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है कि एस्बेस्टस कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं वो दोस्तों प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों बताने कि इस प्रदूषण से उनके शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? आप लोग याद रखेंगे फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली फेफड़ा ही प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बताने है कि हमारे शरीर में विटामिन क्या नहीं कर सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा प्रदान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर में दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने में विटामिन का कोई योगदान नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों पाचन में मदद बिल्कुल विटामिन के माध्यम से होता है, औषधि के उपापचय में मदद बिल्कुल दोस्तों विटामिन की मदद से होता है, और शारीरिक वृद्धि में सहायता बिल्कुल ये तीनों विटामिन की सहायता से होता है। लेकिन दोस्तों ऊर्जा प्रदान करना यह विटामिन का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा प्रदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा नष्ट होने वाला तत्व कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि जब हमारे घर में भोजन पकता है तो उस समय जो खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा नष्ट कौन सा हो जाता है पकने के दौरान, भोजन पकाते समय, तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भोजन पकाते समय जो जो दोस्तों सबसे ज्यादा नष्ट होने वाला तत्व है वो है विटामिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से इंसुलिन है एक। दोस्तों बताने है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन दोस्तों एक पेप्टाइड हार्मोन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी कमी से दोस्तों मनुष्य में मधुमेह यानी कि शुगर नामक बीमारी होता है। आप लोग याद रखेंगे इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अलग प्राणी का चयन करें। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से अलग प्राणी कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे इनमें से अलग प्राणी हो जाएगा मछली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मछली दोस्तों अलग प्राणी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों मछली एक जलीय जीव है। बाकी कछुआ, मेंढक, कछुआ, केकड़ा, मेंढक ये तीनों क्या है, उभयचर प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, मछली जो है अलग प्राणी है इनमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। दोस्तों बताने है कि इनमें से किस युग के दौरान डायनासोर का युग जो था वो किस युग के दौरान वो फले फूले, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों डायनासोर का जो युग था वो था मेसोजोइक एरा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मेसोजोइक एरा को दोस्तों डायनासोर का युग कहा जाता है, और इसी दोस्तों युग के दौरान डायनासोर अधिक फले फूले, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेसोजोइक एरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। दोस्तों बताने कि इनमें से किस वर्ग के जो प्राणी हैं उनका जो रक्त है वो क्या होता है, गर्म होता है, तो आप लोग याद रखेंगे पक्षी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त क्या होता है, गर्म होता है, यानी पक्षियों का रक्त गर्म होता है, ऑप्शन डी पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा का अध्ययन उल्लेख करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है, जो मृदा का अध्ययन होता है यानी कि मिट्टी का अध्ययन होता है उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होता है, यानी कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पेडोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, भूमि विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि विज्ञान की एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एक्सोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, यह विज्ञान दोस्तों एक विज्ञान की एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, तो इसे क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताने हैं कि जिस विज्ञान में दोस्तों नक्शे का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्टोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो आप लोग याद रखेंगे गन्ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, गन्ना एक ऐसा फसल है जिसे दोस्तों सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती करने के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? दोस्तों, प्रश्न है कि जैविक वस्तुओं का जो संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जैव मंडल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जैविक वस्तुओं के संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जैव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा था, प्रश्न आप सभी को कैसा लगा और कोई त्रुटि भी है तो उसका दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।